आजकल जाति जनगणना को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ इसके खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि जाति जनगणना आखिर है क्या, ये क्यों जरूरी है और इससे क्या बदलाव आ सकता है, क्या यह की जानी चाहिए या नहीं, क्या जाति जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन प्रदान किया जा सकता है। आइए इन सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं जनगणना और जाति जनगणना क्या होती है और इनका आजादी के पहले और बाद का इतिहास क्या है। हमारे देश में हर 10 साल में एक जनगणना होती है। ये 1872 में पहली बार की गई थी और 1881 से लगभग नियमित रूप से की जाने लगी। भारत में जनगणना लास्ट टाइम 2011 में की गई थी और 2021 में फिर से होनी थी, लेकिन यह कोरोना की वजह से टाल दी गई थी। अब आते हैं जातिगत गणना पर। जाति जनगणना एक पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे है जिसमें किसी क्षेत्र या देश की कास्ट कॉम्पोजिशन, कास्ट ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशनल स्टेटस और अन्य डेटा एकत्र किया जाता है। 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जो जनगणना की गई थी उसके साथ जाति गणना भी की जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई 1941 की जनगणना में जाति के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन इन्हें कभी जारी नहीं किया गया। हालांकि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के साथ सरकार ने कास्ट का डेटा लेना बंद कर दिया। सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया के आधार पर नागरिकों को 4 ब्रॉड ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया। ये ग्रुप हैं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और जनरल या सामान्य श्रेणी। लेकिन यह बात समझने वाली है कि भारत में 1951 की जनगणना के दौरान धार्मिक संप्रदायों के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या ली गई और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की गिनती नहीं की गई थी। By 1961, however, the Union government had allowed states to conduct their own surveys and compile state-specific lists of OBCs if they wished. सितंबर 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक अलग सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का फैसला किया था। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन जाति के डेटा को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जाति से संबंधित आंकड़ों को कैटेगराइज करने के लिए तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब जो जनगणना होती है उसमें उम्र, लिंग, शिक्षा और आर्थिक स्थिति आदि जैसी जानकारियां ली जाती हैं, लेकिन जाति आधारित आंकड़े नहीं लिए जाते हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि जाति के आंकड़े भी शामिल किए जाएं। अब बात करते हैं कि जाति जनगणना अच्छी है या बुरी। काफी समय से वर्तमान की केंद्र सरकार जाति जनगणना के खिलाफ रही है और ऐसा मानती रही है कि जाति जनगणना का इस्तेमाल हमारे समाज को बांटने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जाति पर फोकस करने से लोग और ज्यादा जातिगत आधार पर बढ़ जाएंगे। अगर आंकड़े गलत हाथों में गए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी कास्ट सेंसस के खिलाफ देती रही है, यानी भारत में हजारों जातियां उपजातियां हैं। इन सभी का सही डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है। जो लोग जाति जनगणना को सही मानते हैं उनका कहना है कि भारत में कई सरकारी योजनाएं और आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाता है। अगर हमारे पास सटीक आंकड़े होंगे तो ये लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा, यानी व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जो समुदाय आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जाति जनगणना से उन समुदायों की सही स्थिति का पता चल सकता है। इसके साथ ही सरकार को बेहतर नीतियां बनाने के लिए डेटा चाहिए। जाति जनगणना से ये डेटा मिलेगा जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं और प्रभावी हो सकेंगी। अब बात करते हैं कि क्यों सरकार ने अपना रुख बदला है। विश्लेषकों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों में शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भीतर के डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस के एकजुट होने से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 2024 के परिणामों से पार्टी का सबक ये है कि वंचित वर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में अपनाया है। यह बिहार विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हुआ है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें राजनीति में जाति की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। रशीद किदवई ने लाइव मिंट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी है। जाति के आंकड़े जब भी आएंगे उनका मतलब तभी होगा जब उनका इस्तेमाल नौकरियों, आरक्षण आदि में कोटा तय करने में किया जाएगा। क्या पार्टियां 50% कोटा को चुनौती देंगी? ये आसान नहीं होने वाला है।
है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। Proponents argue that a caste census would determine the population sizes of various castes and that these numbers can be used to provide a proportionate share to each caste in government jobs, etc. However, upon closer inspection, it becomes clear that proportional representation of the caste would be a regressive measure. जैसे द हिंदू के एक आर्टिकल इस कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। आइए समझते हैं। जो अभी आरक्षण का प्रावधान है वो ये कहता है कि आरक्षित श्रेणियां जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए पदों का बंटवारा उनकी आरक्षण प्रतिशतता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, यानी हर 4th पद ओबीसी को मिलेगा। शेड्यूल्ड कास्ट को 15%, यानी हर 7th पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगी। शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5%, यानी हर 14th पद शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट का होगा। और ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी हर 10वां पद इस कैटेगरी के लिए है। However, significant flaws emerge when this proportional representation formula are applied to individual castes. आइए समझते हैं कैसे। भारत में लगभग 6000 जातियां हैं और अगर SECC यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आंकड़ों को देखें तो 46.7 लाख जातियां उपजातियां हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ माने तो औसतन एक जाति की जनसंख्या लगभग 2.3 लाख होगी, लेकिन कई जातियों की जनसंख्या इससे बहुत कम है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जाति की जनसंख्या सिर्फ 10,000 है, यानी कुल जनसंख्या का 0.0007%। इस जाति को एक भी आरक्षित पद पाने के लिए 1,40,845 पदों की भर्ती करनी होगी। अगर हम यूपीएससी की बात करें जो हर साल करीब 1000 पदों की भर्ती करता है, तो इस जाति को एक पद मिलने में 141 साल लग जाएंगे। और अगर 46.7 लाख जातियों को देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाली जाति को ये पहला पद मिलने में 7000 साल से ज्यादा लगी। तो ये थी जाति जनगणना पर हमारी चर्चा। आप क्या सोचते हैं, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही रोचक और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।